हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन प्लस में उसका आंसर भी कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 की पूरी किताब से यदि हम लोग बात करेंगे तो आपके 60 प्लस महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों का मैं आपको करवाने वाला हूं। ये सीरीज का आज का ये पहला वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसे देख सकते हो। तो आज हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग करना शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाए, इस सीरीज का लाभ उठा पाए और आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप लोग टॉप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आज हम लोग पढ़ने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। जिसमें आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होगा वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसमें आपके दो आवेश रखे गए हैं, दो स्थिर आवेश। पहला आपका है Q1, दूसरा आपका है आवेश Q2। इस प्रकार से आपके दो आवेश रखे गए हैं। तो जो आपका कह सकते हो कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका जो F होता है आपके आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही में इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी R है, तो R का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, F, यानी कि जो बल लगता है इनके बीच में। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, उसके बाद फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। तो आपका क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से, Q1 और Q2 के मध्य में जो आपका कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका आवेशों Q1 व Q2 के, यानी कि जो आपका Q1 है Q2 का हम लोग गुणा कर देंगे उस गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है ये समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, इसमें पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, यानी कि जो आपका Q1 है और Q2 है इन दोनों का हम लोग गुणनफल कर देते हैं, वो आपका किसके अनुक्रमानुपाती होता है, F के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको आप पहला समीकरण बना लीजिए। दूसरा समीकरण आपका इसमें हो जाएगा कि इसके मध्य में जो दूरी है वो आपकी कितनी है, R है। तो R का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती आपका कैसा हो जाएगा, 1 अपान में आपका क्या हो जाएगा, R कह सकते हो आप लोग वर्ग। इस प्रकार से आपका हो जाएगा R स्क्वायर। इस प्रकार से आप समझ के होंगे ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होता है, यानी कि F, वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके मध्य में जो दूरी होती है उसके R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला समीकरण आपका होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा समीकरण आपका होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को जो आप लोग संयुक्त करोगे, एक साथ में लिखोगे, तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, समीकरण को संयुक्त करने पर आप लिखोगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ पर जो यार चिन्ह है, यार जब चिन्ह हटेगा तो उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और K का मान कितना होता है, K का मान आपका होता है
1/4πε0 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसकी जगह पर चाहो तो 9 × 10⁹ भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज हटाओगे तो यहाँ पर क्या के आ जाएगा, और के की जगह आप लिख सकते हो 1/4πε0, इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे तो आपका जो सूत्र निकल करके आ जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। ये आपका सूत्र हो जाता है कूलाम का बहुबल संबंधी नियम का सूत्र आपका इस प्रकार से होता है। इसको आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/4πε0 की जगह पर 9 × 10⁹ कर दो और फिर आपका Q1 Q2 अपान में R²। इस प्रकार से भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको इतना कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार के वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो भी और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से वीडियो को क्रिएट करने में। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। क्या है क्वेश्चन आपका कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे हम लोग आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर क्या बताओगे आप लोग, इसमें बताओगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम लोग φe से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक आपका एक पृष्ठ है, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ है तो ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इस प्रकार से जो रेखाएं गुजर रही हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, यानी कि इस पृष्ठ से जितनी संख्या में आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उस संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, और इसको हम लोग φe से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर जो आपका पृष्ठ दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, उसमें हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्रफल आप लोग ले लोगे, जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, dA वेक्टर नाम दे दोगे इस प्रकार से, जो कि आपका यहाँ पर E होता है। यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि E होता है। यहाँ पर आपको समझना ही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यदि जो आपका होता है dA, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण हो थीटा हो, तो कैसा सूत्र होगा, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो आगे आप इसमें बताएंगे कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपका कैसा हो, a हो, तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखोगे dA बोल सकते हो आप लोग इस प्रकार से, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, तो इसको हम लोग dA नाम दे देंगे, dA वेक्टर नाम दे दोगे, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका E है, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और साथ ही में जो आपका बोल सकते हो आप लोग की जो आपका यहाँ पर है क्षेत्रफल, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैद्युत फ्लक्स को हम लोग φe से दर्शाते हैं, तो आप लोग लिखोगे φe बराबर आपका हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, और dA क्या है, क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ से बद्ध आपका वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोग इसको हटाओगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा क्या, φe बराबर आपका हो जाएगा EDA cos थीटा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सूत्र लिख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत लोग यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि EA cos थीटा भी आपका होता है, और चाहो तो, यानी कि जब आप लोग बड़ा क्षेत्रफल लेते हो तो आप लोग EA cos थीटा कर दो, और जब छोटा सा क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोग EDA cos थीटा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हो, EDA cos थीटा, और चाहो तो EA cos थीटा भी सिंपल सा लिख सकते हो। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, साथ ही में इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हो, इनके गुण लिखिए। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी कि जो आपके अति लघु से जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अति लघु में मैंने वो सारे क्वेश्चन करा दिए, जो छोटे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग ने अति लघु में कर दिया। तो आप लोग अति लघु में जाकर के उसको तैयार कर सकते हो। अब इसको हम लोग लघु में कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से बड़े क्वेश्चन को रख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और लघु उत्तरीय में जो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण के बारे में बताइए। तो आप यहाँ बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं, या फिर आप लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हो, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यानी कि जो आपका वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जो कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं लगातार। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो इतना आप परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसके गुण के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण आप इसे बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और जब वैद्युत बल रेखाएं आपकी दूर दूर होंगी तो आपका दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, साथ ही में इसके गुण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ ही में इस वीडियो में हमको इतने क्वेश्चन करने थे, आप लोग इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय।